वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, ये क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस का बुक है जो कि आपका न्यू एडिशन आया है बुक। आपको पता है कि 6 to 8 तक आपका जो है सिलेबस को थोड़ा सा चेंज किया गया है। एंड अभी आपका मार्च वाला सेशन में देखेंगे कि 9 से लेकर 12 तक का भी थोड़ा सा सिलेबस चेंज होगा। तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं 9 से 12 तक का बुक आने का। नया सेशन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हम बुक स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आपका 6 to 8 का आ चुका है, तो उसका हम स्टार्ट कर चुके हैं और स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। सिर्फ मैराथन ये वीडियो आपका नहीं होने वाला है, हम चैप्टर 1 to 3 करके करेंगे। हर चैप्टर को अलग अलग वीडियो में करेंगे। तो अभी हम फिलहाल क्लास 6 का करेंगे। इस एक की वो स्टूडेंट भी मेरे भाई बहन देख सकते हैं जो क्लास 6 की तैयारी करते हैं, ठीक है। और एक उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी को। तो दोनों के लिए जो ये हेल्पफुल हो जाएगा, ये सोच के मैं जो है इस बुक को चैप्टर वाइज स्टार्ट करी हूँ। और लास्ट में हम मैराथन इसका अपलोड कर देंगे, जिससे कि जिन लोगों को रिवीजन करना होगा फटाफट देख लेंगे। साथ में इस वीडियो चैप्टर के एंड में हम आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार किए हैं, जो कि एकदम 1 लाइनर फॉर्म में शॉर्ट्स नोट्स होगा टॉपिक वाइज करके, और साथ में कुछ एमसीक्यू भी होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हम ये भी रिवीजन करा देंगे, क्विक रिवीजन कह सकते हैं, वो भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है विज्ञान का अनूठा संसार, जो कि हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है विज्ञान क्या है इसी को समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको स्किप करते हैं क्योंकि इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है, इसीलिए। और आगे हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2। जिन लोगों को ज़रूरी होगा कि इसको छोड़ दिए हम, तो आप एक बार इस बुक को जो है देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके भी इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता, ठीक है। तो सजीव जगत में विविधता क्या होता है ये समझते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है, हम लाइन बाई पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। साथ में आप लोगों को जहाँ समझाने का ज़रूरत होगा वहाँ पे समझाएंगे भी, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं ये क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए भी जो है हेल्पफुल होगा। ये सोच के मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखेंगे और बिल्कुल आप लोगों को पढ़ने में यहाँ पे मन नहीं लगेगा, मुझे पता है कि बच्चा वाला नहीं है, इसको इग्नोर नहीं करना है, आप लोगों को पढ़ना है, सीरियस होकर पढ़ना है। आप 1 मिनट के लिए सोच लीजिएगा आप क्लास 6 में ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और उसको पढ़िएगा। तो पहला है कि कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज एक सुहानी सुबह है। मतलब कल एक अच्छी बारिश हुई, उसके बाद एक सुहानी सुबह होती है। विज्ञान की शिक्षिका जिनका नाम है सुलेखा, सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर, नेचर वॉक, प्रकृति की सैर को सुगम बनाने मतलब आसान बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया। डॉक्टर सुलेखा थी जो कि विद्यालय में शिक्षिका थी, और वो नेचर का सैर करने के लिए जो है वो डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को इनवाइट करती है। डॉक्टर रघु पास के अनुसंधान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक हैं। प्रयोगशाला समझते हैं लेबोरेटरी, जो कि हमारे स्कूल में होता है, स्कूल कॉलेज सभी जगह पे होता है वहाँ पे। और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ मतलब होता है बड़े नागरिक, बुजुर्ग नागरिक थे, ठीक है। मनीराम चाचा पक्षी की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ थे। कौन? मनीराम चाचा, जिसको आप मिमिक्री बोलते हैं। वह विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण है। विद्यार्थी को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने क्या बताया? बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधा और जंतु की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। अब पूछेंगे ये विविधता क्या होता है? विविधता मतलब होता है अंतर, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उस चीज को समझने के लिए जो है आपको प्रकृति की सैर पर ले जाया जा रहा है, ताकि आप पौधा और जंतु के बारे में, उसकी सुंदरता को तो आप देखें ही, बाकी उसके बीच जो अंतर है, उसके बीच जो विविधता है, उसको भी आप समझें। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। अब स्टूडेंट उनके साथ जाने के लिए भी तैयार हो गए, उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वो अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल ले लें, ठीक है। जैसे जैसे वो चलते हैं वो अपने आसपास के पौधे और जंतु की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को पार्क में, उद्यान, हिंदी में पार्क को उद्यान बोलते हैं, उद्यान में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। गंध मतलब सुगंध, है ना। सुगंध की विविधता महसूस कीजिए, क्योंकि अलग अलग चीज़ों की महक अलग अलग होती है ना। इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें।
सभी जीवित प्राणियों का छेड़छाड़ ना करें। यानी ये नहीं कि पेड़ पौधा जीवित नहीं है, पेड़ पौधा भी जीवित है, तो उसे भी आप छेड़छाड़ ना करें। बहुत लोग पत्ते तोड़ लेते हैं, उसे नोच देते हैं कहीं से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप घूम रहे हैं तो प्यार से उस चीज़ का मज़ा लीजिए, बस उसे देखिए, उसके बारे में सोचिए, समझिए, उसे महसूस कीजिए, बस उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, उसे क्षति मत पहुंचाइए। जैसे आपको चोट लगता है वैसे उसे भी चोट लगता है, क्योंकि वो भी एक सजीव है। मणिराम चाचा विद्यार्थी से कहते हैं कि वो न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखे, बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुने। ध्वनि मतलब साउंड को भी सुने। जब आप नेचर की सैर पे जाएंगे ना, आपको एक अलग सा सन्नाटा तो रहता ही है, लेकिन अलग सा आपको चहल पहल लगेगा। कहीं पे चिड़िया की आवाज़, कहीं पे हवा की झरझर, पत्ते की झरझर आपको सुनाई देगी, कहीं पे सनसनाहट की आवाज़ आएगी। मतलब तरह तरह की आवाज़ें सुनने को आपको जो है मिलेगा। इस चीज़ों को भी आप महसूस कीजिए, यानी वहाँ पे जो ध्वनि है उसको आप महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं, जिनमें घास, झाड़ियाँ, बड़े वृक्ष शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए 3 चीज़ आप पढ़ते हैं, घास, झाड़ी और बड़े वृक्ष। ठीक है, वो वृक्ष की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षी, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियाँ और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते हुए बंदर का भी अवलोकन करते हैं। वो अपने अवलोकन को अपने नोटबुक में अंकित करते हैं। डॉक्टर रघु और मणिराम चाचा ने उनके बारे में चर्चा क्या करते हैं, देखिए। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव का मतलब होता है चहचहाहट, चिड़िया की आवाज़, चहचहाहट सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाहट होती है। अलग अलग चिड़िया की आवाज़ अलग अलग होती है। जैसे कौवा जो होता है वो काँव काँव करता है। कोई चिड़िया, जैसे अभी आपको भी मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ सुनाई दिया होगा, है ना, तो वो अलग अलग पंछियों का अलग अलग आवाज़ होता है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। तो ये भी एक प्रकृति में क्या है, विविधता का उदाहरण है। डॉक्टर रघु मणिराम चाचा से कुछ पक्षी की ध्वनि की नकल करने का अनुरोध करते हैं। मणिराम चाचा विभिन्न पक्षी की ध्वनि की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी नकल करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं का अवलोकन किया है? अपने अवलोकनों को अपने मित्रों और शिक्षकों के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। हमारे आसपास के पौधे और जंतुओं में विविधता। हमारे आसपास के पौधे और जंतुओं में विविधता को हम समझते हैं। उससे पहले कि आप यहाँ पे देख रहे थे कि ये शाख, झाड़ी और वृक्ष क्या होता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे इसे। ठीक है, फिलहाल आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, अब है क्रियाकलाप 2.1। एनसीईआरटी पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोल देती हूँ कि जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, प्लीज़ आप सभी से हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी आप क्रियाकलाप पढ़ते हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आपके क्रियाकलाप से बनता है। नहीं बिलीव होता है, आप जो एनसीईआरटी का बुक उठाइएगा, और आपका बीपीएससी का भी एग्जाम हो चुका है ना, उसमें आप साइंस का क्रियाकलाप से मिलाइएगा क्वेश्चन। ठीक है, कहिएगा तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे भी दूंगी। डायरेक्ट आपका क्रियाकलाप से क्वेश्चन है, इसलिए इसको समझना बहुत टफ है, और धीरे धीरे इसको समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाएं। अपने शिक्षक के साथ मिलकर। दूसरा, कि प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधे, कीट, पक्षी और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। साथ ही मौसम की स्थिति जैसे गर्म, ठंडा, तेज हवा इत्यादि को भी अंकित करें। आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। ठीक है, प्रकृति में पौधे और जंतु के साथ छेड़छाड़ ना करें, और इस बात को भी ध्यान रखें कि फूल पत्ती जो है वहाँ पे ना तोड़े। विभिन्न पौधे में तने, पत्तियाँ, फूल और किसी भी अन्य रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकन को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थान में अंकित करें। आपके लिए चित्र 2.1 तथा तालिका 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। चलिए यहाँ हम समझते हैं। ये आप फिगर देख रहे हैं, ये है घास, ये है तुलसी और ये है गुड़हल। ठीक है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। क्या इस तीनों में विविधता देखने को मिला? तीनों में अंतर देखने को मिला? बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न पौधे का अवलोकन। यहाँ पे जो सामान्य घास है, सामान्य घास में आपने क्या देखा? सामान्य घास में आप देख रहे हैं, ये जो घास है इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो तना है वो बहुत ही कोमल और पतला है। ठीक है, इसकी जो पत्तियाँ हैं
वो भिन्न बिंदु से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकलता है। एक पत्ता, पतला सा, एकदम पतला सा पत्ता निकलता है घास में, ठीक है। फूल की बात करें तो घास में फूल नहीं होता है और इसकी पत्तियां हरी होती है। अगर हम तुलसी की बात करें तो तुलसी जो है वो, उसका तना कठोर और पतला होता है तुलसी का, ठीक है। तुलसी का जो पौधा होता है उसका तना कठोर और पतला होता है। वही उसमें जो उसकी पत्तियां होती है, पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती है, एक गुच्छे में होता है। और इसमें बात करें अगर हम फूल का, तो फूल निकलता है गुलाबी और बैंगनी रंग का, गुलाबी और बैंगनी रंग का। गुड़हल, गुड़हल की बात करें तो इसका जो तना होता है वो कठोर होता है, गुड़हल का कठोर होता है। नीम भी कठोर और मोटा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग पेड़ के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपने जिन पौधे का अवलोकन किया उनमें क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं पाई, है ना, क्या समानताएं क्या विभिन्नताएं पाई। तो आप देखें कि कोई पेड़ लंबा था, छोटा था, कोई कठोर था, किसी का तना बहुत कोमल था, किसी का तना कठोर था। उसके पत्ती में भी आप विभिन्नता पाएँ, किसी के फ्लावर यानी फूल में भी आप जो है अलग अलग टाइप का फूल देखें, किसी में फूल होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में छोटा फूल होता है, किसी में बड़ा फूल होता है, किसी का सुगंध अलग होता है। तो मतलब हर चीज़ में आपने डिफरेंस देखा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे समझा रहा है कि लंबा अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल तना, विभिन्न आकृति की पत्तियां और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास, फूलों के रंग, आकार और सुगंध में विभिन्नता। अब सैर के समय देखे गए अथवा अपने पूर्व अनुभव के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाएं। उनके रहने के स्थान, उनके भोजन और गति के प्रकार को तालिका 2.2 में दिए गए रिक्त स्थान में अंकित कीजिए। आपके लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब हम पेड़ पौधे में, फूलों में विविधता देख लिया, अब हम जंतुओं में भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे आसपास विद्यमान जंतु की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन करते हैं। जंतु में आप कौवा को देखिए। कौवा कहाँ रहता है? वृक्ष पे रहता है। भोजन क्या करता है? ये कीट को खाता है, कीड़े मकोड़ों को। ये गति कैसे करता है, मतलब चलता कैसे है? तो ये उड़ता भी है और चलता भी है पैर पे, ठीक है। अगर इसकी आकृति की बात करें तो इसमें चोंच में चोंच होता है, ठीक है, जिससे वो अपना शिकार करता है। ये चीज़ को समझिएगा। वहीं अगर हम चींटी की बात करें तो चींटी कहाँ रहती है? ये मिट्टी में रहती है, बिल बना के। और ये जो है भोजन करती है पत्तियाँ, बीज और कीट को, ठीक है। इसके चलने के लिए 6 पाद होते हैं, 6 पाद। गाय, गाय की बात करें तो ये गाय हम लोगों की तरह घर में ही रहता है। ये घास पत्ती सब खाता है, घास भूसे वगैरह खाता है। इस तरीके से अलग अलग जानवर में भी आप अलग अलग जानवर में भी देखेंगे कि डिफरेंस पाया जाता है। आपने 2.2 में अपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया उनमें क्या समानता और क्या भिन्नताएं हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं जबकि अन्य वृक्ष पर रहते हैं। पक्षी वृक्ष पर रहते हैं, मछलियाँ जल में रहती है। मेढक, मेढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं, इसलिए इसको क्या उभयचर कहा गया है। जो स्थल और जल दोनों में रहे उसको उभयचर कहा जाता है, तो मेढक को हम उभयचर कहते हैं। जंतु द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकार में भी विविधता है। अब आप देखें कि जंतु द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकार में भी विविधता। आपने जिन पौधे और जंतुओं का अवलोकन किया उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाएं अथवा उसके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधे के पत्तों, फूल और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक। विद्यालय में आते जाते समय अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें। विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। ऐसे किसी भी पौधे अथवा जंतु का नाम न जोड़ें जिसे आपने पहले तालिका 2.1 और तालिका 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया हो। इस तालिका में आप दिया है कि ऐसे किसी भी पौधे अथवा जंतु का नाम जोड़े जिसे आपने पहले तालिका 2.1 और 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया, उसको आप नया पौधा को जोड़ने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आइए महत्व समझे। 30 सेकेंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, 30 सेकेंड के लिए, और एक पौधे और एक जंतु के विषय में सोचें जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और जो आपको सबसे अच्छा लगा, सबसे अधिक अच्छा लगा, उसके बारे में आप सोचिए। अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे और जंतु का चित्र श्यामपट मतलब ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधे और जंतुओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो चलिए समझते हैं। कक्षा के सभी विद्यार्थी द्वारा श्यामपट पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं के कितने चित्र बनाए गए हैं?
क्या आप सोचते हैं कि श्याम पट पर चित्रित किए गए पौधे और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं? ऑब्वियसली हो सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जंतु है, जिसे हम देखे भी आज तक नहीं है, जानते भी नहीं है, बट हैं, है ना, जिसे सिर्फ बुक में ही पढ़े हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले, अब हम समझते हैं कि जैव विविधता क्या होता है। इसको आप नोट कीजिएगा कि जैव विविधता क्या होता है। तो जैव विविधता वो होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग है। कहने का मतलब कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतु की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस डिफिनेशन को याद रखिएगा। जैव विविधता आप समझ गए। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। प्रत्येक सदस्य की। पेड़ कुछ पक्षी और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं। जंतु क्या करते हैं? जंतु जो हैं फल खाते हैं और उस बीज को अपने गंदगी के रूप में निकालते हैं और फैलाते हैं इत्यादि। क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। पौधे और जंतु के समूह कैसे बनाएं? तो चलिए समझते हैं। आप अपनी नोटबुक और पुस्तक को समूह में कैसे व्यवस्थित करेंगे? बिल्कुल क्या करते हैं, जितने भी बुक्स होते हैं उसको एक साइड कर लेते हैं और जितने भी नोटबुक होते हैं उसको एक साइड कर लेते हैं। क्या उन्हें समूहों में व्यवस्थित करने से आपको अपने बस्ते को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। इससे क्या होगा कि जब हमें बुक की ज़रूरत होगी तो हम कहीं और से ढूंढ लेंगे जहाँ हम बुक रखे हैं। एक जगह हमें नोटबुक चाहिए होगा, हम अलग से निकाल लेंगे, है ना, पूरा ढूंढना तो नहीं पड़ेगा। आइए अब हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि डालें। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विविध प्रकार के पौधे और जंतु विद्यमान हैं, जिनके विषय में हमने लगभग 2.1 में सीखा। हम उनकी समानता और भिन्नताओं के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। विविध प्रकार, अब बात करते हैं कि 2.3 क्रियाकलाप है। इसमें कहता है कि विविध प्रकार के पौधे और जंतु के चित्र एकत्रित कीजिए। आप पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चार्ट और अन्य स्रोत से उनके चित्र काट सकते हैं। इनमें से प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाएं। कक्षा 5-6 के विद्यार्थी के लिए अलग अलग समूह में बांट लीजिए। अपने समूह के सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड एकत्रित कर लीजिए। कार्ड में दर्शाए गए सभी पौधे और जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। समान गुण वालों को आप एक साथ कर सकते हैं, है ना, इसे अलग अलग छांट लें। तालिका 2.1 और तालिका 2.2 में लिखी पौधे और जंतु की विशेषताओं का स्मरण कीजिए। एक समान विशेषता के आधार पर उनके समूह बनाएं, जो मैं आपको बताई हूँ। उसके द्वारा आपको बनाए गए पौधे और जंतु के समूह के आधार को कक्षा के अन्य समूह के साथ साझा करें और उन पर चर्चा करें। आप ये देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूह द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, इसके पीछे के कारण क्या हैं? हो सकता है कि विभिन्न विद्यार्थी ने समूह बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया होगा। जैसे कुछ विद्यार्थी होंगे जो पौधे की ऊंचाई और उसकी ऊंचाई, कुछ होंगे जो उसके फूल के आकार, कुछ उसके सुगंध को देख के, मतलब अलग अलग चीज़ों को सोच के, कोई उसकी ऊंचाई के आधार पर, कोई उसको मोटाई के आधार पर, कोई फूल के आधार पर, इस तरीके से जो है उन्होंने समूह बनाया होगा। वही यहाँ पे समझाया गया है कि कुछ विद्यार्थी ने पौधे की ऊंचाई को समूह बनाने के आधार के रूप में चुना है, जबकि कुछ अन्य ने पौधे के समूह बनाने के लिए फूलों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति को आधार के रूप में चुना है ना। फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, कठोर या कोमल तना, खान पान का स्वभाव, रहने का स्थान, यानी कि आप ये सभी आधार पर जो है उनमें विविधता ढूंढ सकते हैं और उन्हें अलग अलग समान गुण वाले को एक साथ रख सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर वही दिया है कि पौधे एवं जंतुओं में समूह बनाने की कुछ संभावित आधार, ये सभी आधार को आप मान के जो है उसे अलग कर सकते हैं। संभवतः आपकी विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए होंगे, जैसे वो क्या खाते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो किस रंग के होते हैं और वो कैसे चलते हैं। आप जानवर में भी ऐसे ही किए होंगे, है ना। समूह बनाने का क्या महत्व है? आपसे जो समूह बनाने की बात हो रही है उसका क्या महत्व है? समूह बनाने से पौधे और जंतु को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना आसान हो जाता है, यानी सरल हो जाता है।
क्या आप समूह बनाने के महत्व के विषय में अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में और अधिक जानेंगे, यानी अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा जान। अब है पौधे के समूह कैसे बनाएं। पौधे का समूह कैसे बनाएं, तो दिया है कि आपने देखा, आपने क्या देखा कि पौधे में उनके तना, उनकी पत्तियां, उनको फूल इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में विभिन्नताएं होती है। अभी हम ये देखे थे कि पौधे में जो विभिन्नताएं होती है वो किस आधार पे होती है, तो तना, पत्ती, फूल, उसके मोटाई, उसके लंबाई के आधार पर होती है ना। जबकि पत्तियां, आकृति, रंग यहाँ पे दिया है कि विभिन्न पौधे के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोरता में भिन्न होते हैं, जबकि पत्तियां आकृति, रंग, आकार और व्यवस्था में भिन्न होती है। आपने पिछले क्रियाकलाप 2.3 में पौधे की उपयुक्त किसी एक विशेषता के आधार पर पौधे का समूह बनाने का प्रयास किया, किसी एक आधार पर। इस सभी में से आपको एक आधार मान लिए होंगे और उसको जो है समूह बना दिए होंगे। आपने पूर्व की कक्षा में यानी पिछले कक्षा में सीखा होगा कि पौधे के समूह उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर शाख, झाड़ी, वृक्ष के रूप में बनाए जा सकते हैं। शाख क्या होता है, झाड़ी क्या होता है, वृक्ष क्या होता है, चलिए आगे पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं। शाख जो होता है, इसकी ये विशेषता है कि इसका तना कमजोर होता है, आकार छोटा होता है और ये जो है हरे होते हैं। शाख जो है वो तना इसका कमजोर होता है, आकार में छोटा होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में टमाटर का पौधा ले सकते हैं, टमाटर का ये शाख आ जाता है। झाड़ी की अगर हम बात करें तो झाड़ी का वृक्ष जो है बहुत ऊंचा नहीं होता है। झाड़ी का वृक्ष ऊंचा नहीं होगा, तना नीचे से कठोर होता है। जैसे आप गुलाब का फूल देखे होंगे, गुलाब है ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, मध्यम में देख सकते हैं उसको। वृक्ष की बात करें तो ये सबसे बड़ा होता है। वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं, इसका तना मोटा होता है, कठोर होता है। जो काष्ठीय होता है, काष्ठीय दैट मीन्स कि आप इसके लकड़ी से आप फर्नीचर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और भूरे रंग का होता है। एग्जाम्पल में आप आम ले लीजिए, जामुन का पौधा ले लीजिए, शीशम का ले लीजिए, ये सभी आ जाएगा, ठीक है, वृक्ष में। अब क्रियाकलाप 2.4 में आए समूह बनाएं। 2.4 में कुछ अन्य रोचक अवलोकन के लिए एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं और कुछ जानने के लिए कहाँ चलते हैं, प्रकृति की सैर पर। विभिन्न पौधों की ऊंचाई को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या ये सभी पौधे आपसे छोटे हैं या आपके बराबर ऊंचाई के हैं अथवा आपसे अधिक ऊंचे हैं? ये आपको अब लंबाई देखना है पेड़ पौधे का कि कौन सा पेड़ पौधा आपसे बड़ा है, कौन छोटा है, कौन आपके बराबर है। तने का रंग भूरा है या हरा है। साथ ही उनके तनों को छूकर महसूस करें कि उन्हें धीरे से मोड़ने का प्रयास करें। क्या आप सरलता से तने को मोड़ सकते हैं अथवा यह कठोर है? ध्यान रखें कि तना टूटे नहीं। ये भी देखें कि पौधे की शाखाएं कहाँ से निकलती है। शाखाएं मतलब तना कहाँ से निकलती है, वो भूमि के निकट से निकलती है या तने के ऊपरी भाग से निकलती है। आपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिए गए रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान में भरे। कुछ उदाहरण आगे दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है पौधे का नाम, उसके ऊंचाई, मोटाई, मध्यम या ऊंचा, तने की प्रकृति, शाखाओं का प्रकटन, पादप समूह। जो आम का वृक्ष होता है ये ऊंचा होता है। आम का वृक्ष इसका भूरा रंग का होता है, कठोर है, मोटा है, ठीक है, तने की ऊंचाई है बिल्कुल, और इसे हम वृक्ष कहते हैं। गुलाब का पौधा आपका क्या होगा, झाड़ी होगा गुलाब का, क्योंकि इसका जो ऊंचाई होता है वो मध्यम होता है। ये भूरा कलर का होता है, इसका जो शाखाएं होता है वो कठोर होता है और ये पतला होता है, पेड़ पतला होता है। भूमि के निकट से जो है इसकी शाखाएं निकलती है, ये झाड़ी होता है। टमाटर का पौधा छोटा होता है, हरा रंग का होता है, कोमल होता है, पतला होता है और इसे शाख कहते हैं। क्या कहते हैं, शाख। अब है आपको शाख, झाड़ी और वृक्ष के बीच क्या अंतर दिखाई दिया। अब आप आराम से इस तीनों को डिफरेंट जो है कर सकते हैं कि ये क्या क्या अंतर की वजह से ये तीनों अलग हो गया। तालिका 2.3 में दी गई जानकारी के आधार पर हम पौधे के समूह शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठीय मतलब लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलना आरंभ होती है। ऐसे पौधे को हम वृक्ष कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वृक्ष किसे कहते हैं, तो ऐसे पौधे जो ऊंचे होते हैं, तने मोटे होते हैं, कठोर होते हैं, भूरे और काष्ठीय होते हैं, उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई पर निकलता है, उसे हम वृक्ष कहते हैं। जैसे आम का पेड़,
क्या है, वृक्ष है। यहाँ पे आप तीनों फिगर देख सकते हैं, ये आम है, ये आपका क्या वृक्ष कहलाएगा, ये झाड़ी कहलाएगा, ठीक है, जो गुलाब का फूल है, और ये साग है टमाटर का पौधा, ठीक है। तो ये पौधे का प्रकार हम समझ लिए। अब हम देखते हैं कि कुछ पौधे के तने वृक्ष की तरह ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ जो पौधे होते हैं उसके तने वृक्ष की तरह ऊंचे नहीं होते हैं। प्रायः इस प्रकार के पौधे के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय तने होते हैं, भूरे रंग का, जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलता है, और ये तने कठोर होते हैं। लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते हैं, कठोर तो होगा लेकिन जितना वृक्ष होता है उतना नहीं होगा। ऐसे पौधे को हम झाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, झाड़ी। इसे भी नोट कीजिएगा। तीनों का क्या कीजिएगा, इस तरीके से आप बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा झाड़ी, यहाँ पे लिख दीजिएगा साग, और यहाँ पे लिख दीजिएगा वृक्ष, और तीनों का जो है यहाँ पे अंतर लिख दीजिएगा, ताकि आप शॉर्ट नोट्स जब पढ़ें तो आपको आसान हो। और बिल्कुल इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा, ठीक है। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, तने कोमल हरे होते हैं, इन्हें हम साग कहते हैं। क्या कहते हैं, साग। जैसे टमाटर का पौधा एक साग है। कुछ पौधे के तने दुर्बल होते हैं, कुछ पौधे के तने दुर्बल होते हैं, उनके ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, इन्हें आरोही लता यानी क्लाइंबर कहा जाता है। अब दो प्रकार और होता है पौधे का, जिसमें कि एक होता है आरोही, एक होता है बिसर्पी लता, है ना। जो इसमें आरोही लता क्या होता है, देखिए, आरोही लता को क्लाइंबर कहते हैं। तो कुछ ऐसा पौधा होता है जिसके तने दुर्बल होते हैं, उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। जिसे सहारे की आवश्यकता होगी उसे आरोही यानी कि क्लाइंबर लता क्लाइंबर कहेंगे। कुछ पौधे भूमि के सतह पर फैलकर बढ़ते हैं, कुछ जैसे पुदीना वगैरह का पेड़ अगर देखेंगे तो ये भूमि की सतह पर ही फैलता है ना। इसे हम कहते हैं बिसर्पी लता। तो जमीन पे ही वो फैल जाता है, उसको हम बिसर्पी लता कहते हैं। लेकिन जैसे मनी प्लांट वगैरह का पौधा देखेंगे तो वो उसको ज़रूरत पड़ता है सहारे का, चलिए हम उसको छोड़ते हैं। घर में आपने नॉर्मल कद्दू का पौधा देखा होगा, कद्दू देखे होंगे आप लोग, तो वो सब क्या ऐसा आरोही लता में आ जाएगा। और बिसर्पी लता आप समझ गए हो, इसे भी आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से लिख लीजिएगा, आरोही लता और बिसर्पी लता करके, और दोनों को यहाँ पे बना दीजिएगा, ठीक है। इससे आसान होगा आपको पढ़ने में। ऐसी कौन सी अन्य विशेषता हो सकती है जिनके आधार पर आप पौधे के विभिन्न समूह बना सकते हैं। आइए एक और क्रियाकलाप के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि आइए तुलना करें। प्रकृति की सैर के समय आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधे की पत्तियां को देखें। पत्तियां देखे होंगे, क्या आपको इन पत्तियों की आकृति और संरचना में भिन्नता दिखाई दी? बिल्कुल दिखाई देता है, ये आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जो ये इस टाइप के पत्ती होता है उसको हम कहते हैं जालिका रूपी सिरा विन्यास। जैसे कि गुड़हल का पत्ती ले लीजिए, गुड़हल का पत्ती वगैरह क्या है, ये जालिका रूपी सिरा विन्यास है। और इस तरीके से जो लंबा पत्ती होता है, जैसे केला का पत्ता और घास का पत्ता, तो इसको हम बोलते हैं समांतर सिरा विन्यास युक्त, और समांतर सिरा विन्यास, दोनों समांतर सिरा विन्यास युक्त आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अंतर है, चलिए हम समझते हैं। तो इस तीनों को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप पौधे की पत्ती पर पतली रेखाएं, ये पतली रेखाएं आप देख सकते हैं, पतली रेखाएं देख सकते हैं। इन पतली रेखाओं को हम सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरा। सिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को सिरा विन्यास कहा जाता है। इसके द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को हम क्या कहते हैं, सिरा विन्यास। 2.4 क और 2.4 ख में दिखाई गई पत्तियों की सिरा में क्या अंतर दिखाई देता है? बिल्कुल देखिए, यहाँ मोटी सिरा है, यहाँ पे एकदम पतली पतली है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिफरेंस बता रहा है। आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य सिरा के दोनों ओर सिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। ये जो आप देखे थे ये गुड़हल की पत्ती का, इसमें मोटा सिरा विन्यास, मोटा सिरा है ना, दोनों तरफ। तो इसको हम जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियाँ, और इस सिरा विन्यास पैटर्न को प्रदर्शित करती है। आप देख सकते हैं कि कुछ पत्तियों में सिराएं समानांतर चलती है, कुछ में समानांतर सिराएं चलती है। इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जैसे केले का पत्ता, घास हो गया, है ना। उदाहरण के लिए केले और घास की पत्तियां समांतर सिरा विन्यास को प्रदर्शित करती है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से आपको रिलेट करना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ से पहचान सकते हैं, ये सभी डिफरेंट करके आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन साग है, कौन झाड़ी है और कौन वृक्ष है। इसको भी ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ से चीज़ें आपकी स्टार्ट हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले शिराविन्यास के आधार पर पौधे के समूह बनाए जा सकते हैं? ऑफकोर्स बनाए जा सकते हैं। अब पौधे की जड़ों के बारे में जानने का प्रयास यानी अन्वेषण करते हैं। क्या सभी पौधे में जड़ें होती है? क्या ये जड़ें एक जैसी होती है? नहीं, सभी पौधे में जड़ें तो होती है लेकिन एक जैसी नहीं होती है। अब इसे समझते हैं जड़ को। अब हम क्या समझेंगे? जड़ को। जड़ कैसा होता है? ठीक है, पत्ती का हम समझ गए हैं, पत्ती का समझ गए हैं, तना समझ गए हैं। अब हम जड़ को समझेंगे। सबसे पहले जड़ का काम क्या होता है ये समझते हैं। जड़ मिट्टी से पानी और खनिज लवण लेता है जड़, जिससे कि भोजन तैयार होता है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी ऐसे खुले मैदान में जाइए जहाँ जंगली साग और घास उग रहे हो। इस अभ्यास के लिए आप छोटे सागों का उपयोग कर सकते हैं। छोटे साग का खुरपी की सहायता से जड़ों को हानि पहुंचाए बिना कुछ भिन्न प्रकार के सागों के सावधानीपूर्वक खोदकर बाहर निकालें। सागों को निकालने से पहले आप मिट्टी को गीला करके ढीला कर सकते हैं। जड़ों को पानी से धोएं। जड़ को पानी से धोएं और उनका अवलोकन करें। अवलोकन के पश्चात साग को दोबारा लगाकर सुनिश्चित करें कि साग लगातार जीवित रहे और वृद्धि करे। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो सरसों का पौधा आपका दिख रहा है, ये सरसों का पौधा एक मोटा डंडी से यहाँ अलग अलग जड़ निकला है, अलग अलग निकला है ना। तो इसको हम कहते हैं मुसला जड़। क्या कहते हैं? मुसला जड़। वही आप देख सकते हैं कि इसमें कोई मोटा जड़ नहीं है, बस ये अलग अलग तरह से निकला हुआ है। तो इसको हम कहते हैं झखरा यानी रेशेदार जड़। तो जड़ भी दो प्रकार का होता है, रेशेदार और मुसला। तो आपके द्वारा एकत्रित किए गए पौधे की जड़ों में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं? ठीक है, दिया है 2.5 क और 2.5 ख में प्रदर्शित पौधे की जड़ों में आप क्या भिन्नताएं देखते हैं। 2.5 क यानी सरसों के पौधा के बारे में बताया है कि सरसों के पौधे की जड़ को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इस पौधे की जड़ में एक मुख्य जड़ है, बिल्कुल है, एक मुख्य जड़ यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक मुख्य जड़ है, ठीक है, एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकली होती है। बिल्कुल यहाँ निकला हुआ है छोटी छोटी पार्श्व जड़ें, है ना। ऐसी जड़ को हम मुसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मुसला जड़। मुसला जड़ वाले एक अन्य पौधे का उदाहरण गुड़हल भी है। गुड़हल मतलब अड़हुल का फूल। ठीक है, आपने क्रियाकलाप 2.1 में देखा और तालिका 2.1 में अंकित किया। चित्र 2.5 ख। अभी झखरा को समझिए। इसमें दिखाया गया है कि पौधा एक समान घास का पौधा है। ये घास है, घास का पौधा है। इस पौधे की जड़ें समान माप की पतली जड़ों के गुच्छों के रूप में दिखाई देती है। बिल्कुल यहाँ पे कोई जो है मेन जड़ नहीं है, बाकी सिर्फ और सब अपने आप में मेन है, सब अपने आप में, है ना। ये गुच्छे के रूप में दिखाई दे रहा है जो तने के आधार से निकलती है। कहाँ से? तने के आधार से। ऐसी जड़ों को हम झखरा जड़ या फिर रेशेदार कहते हैं। झखरा या रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या आपके संग्रह में कोई अन्य घास सम्मिलित है? यदि हाँ, तो इसकी जड़ें किस प्रकार की हैं? मतलब आप अपने आसपास के पौधे की जड़ को देख सकते हैं कि कौन किस टाइप से है। क्या किसी पौधे की पत्ती में शिराविन्यास के प्रकार और उसकी जड़ के प्रकार के बीच कोई संबंध होता है? हम कैसे पता लगाएंगे? बिल्कुल शिराविन्यास, यहीं से आप पहचान लीजिएगा कि किस पेड़ पौधा का पत्ती शिराविन्यास वाला है, किसका नहीं है। आप शिराविन्यास से जड़ पता कर सकते हैं कि किसका जड़ मुसला जड़ है, किसका जड़ झखरा जड़ है। चलिए इसे समझते हैं, कैसे हम दोनों को समझ सकते हैं। तो दिया है कि अपने विद्यालय की नर्सरी मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं, बिकते हैं, यानी पौधा घर अथवा किसी अन्य नर्सरी से 5 समान पौधे को एकत्रित करें। 5 उन्हें अनेक विद्यालय के उद्यान में लगाएं, मतलब गार्डन में लगाएं। ऐसे पौधे के उदाहरण लेमन घास, जिसको जड़ांकुश बोलते हैं, गेंदा, सदाबहार को इंग्लिश में पेरिविंकल बोलते हैं, और अन्य पुष्पीय पौधे हो सकते हैं। इसमें से आप कुछ भी पौधे ले सकते हैं। उन्हें लगाने से पहले उनकी जड़ों और पत्तियों के शिराविन्यास का अवलोकन करें। ठीक है, वो पहले आप डिफरेंट देख सकते हैं। अपने अवलोकन को तालिका 2.4 में अंकित करें। दिया है कि पत्तियों के शिराविन्यास और जड़ के प्रकार। लेमन घास, जो लेमन घास होगा उसका ऑब्वियसली जो पत्ता होगा घास का वो इस तरीके से होगा, बहुत पतला साइज का, बहुत पतला, मतलब बना नहीं पा रही हूँ फिगर में, जैसा आप देखे थे। उसकी जो पत्ती होगी वो क्या होगा? समानांतर शिराविन्यास होगा, और उसकी जो जड़ होगी वो झखरा रेशेदार होगी। अब इससे समझ लीजिए कि जिसका पत्ता समांतर रेशे वाला होगा उसका जड़ हमेशा झखरा होगा। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, यही से आप रिलेट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि नोट जब बनाएं तो एकदम क्लियर तरीके से बनाएं, ताकि बाद में आप देख के समझ सकते हैं।
तो समांतर समांतर शिरा विन्यास वाला जिसका पत्ता होगा उसका जड़ कैसा होगा, झखरा होगा। क्या आपको इन पौधे की पत्तियों के शिरा विन्यास और जड़ के प्रकार के मध्य कोई संबंध दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई दिया। सदाबहार के पौधे में मूसला जड़े, पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। सदाबहार के पौधे में मूसला जड़ और पत्ती जालिका रूपी शिरा विन्यास है। और ये जानने की कोशिश करें कि क्या जालिका रूपी शिरा विन्यास वाले अन्य पौधे में भी मूसला जड़े होती है। दूसरी ओर लेमन घास के पौधे में झखरा जड़े और पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है। क्या अन्य पौधे जिनमें समानांतर शिरा विन्यास होता है उनमें भी झखरा जड़े होती है? तो बिल्कुल होती है। सामान्यतः ऐसा ही होता है। अब अपवाद तो कहीं भी होता है ना, तो ये अपवाद की बात अलग की है, लेकिन सामान्यतः ऐसा ही होता है कि जिन पौधे में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है उनका मूसला जड़ होगा और जिनमें समांतर शिरा विन्यास होता है उनमें झखरा जड़ होंगे। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चने का पौधा मूसला जड़ और पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास का एक और उदाहरण है। चना का पौधा मूसला जड़ और पत्ती जालिका रूपी शिरा विन्यास का एक उदाहरण है। गेहूं का पौधा झखरा जड़े, पत्ती में समांतर शिरा विन्यास का उदाहरण है। गेहूं का पौधा में झखरा जड़ होती है और पत्ती जो होता है वो समांतर शिरा विन्यास का होता है। ये गेहूं का पौधा एग्जाम्पल है। दिया है कि क्या किसी पौधे के बीज जड़ के प्रकार और पत्ती के शिरा विन्यास में परस्पर संबंध है? अब देखिए, पहले हम सिर्फ पत्ती के बारे में पढ़े थे, सिर्फ तना के बारे में पढ़े थे। अब हम सबको क्या कर रहे हैं, तीनों को एक तरफ एक साथ ला के उसको भी डिफरेंट कर रहे हैं, है ना, कि किसी का पत्ती अगर ऐसा होगा तो जड़ उसका ऐसा होगा, है ना। अब यहाँ पे जड़ तो हो गया, अब हम बीज को भी देखेंगे कि बिल्कुल होगा। किसी भी पौधे में अगर बीज जड़ के प्रकार और पत्ती के शिरा विन्यास में संबंध हो सकता है। चलिए हम देखते हैं कैसे संबंध होगा। चना और मक्का के कुछ बीजों को 2 या 3 दिन के लिए पानी में भिगो के छोड़ दीजिए, ठीक है। चने के बीज का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखें। अब क्या कीजिएगा, जो बीज रहता है उसको चना को जब फुलाइएगा या फिर मक्का को, तो जब इसको तोड़िएगा ना तो चना को फुलाइएगा तो वो फूलने के बाद 2 भागों में बंट जाता है, बिल्कुल 2 भागों में इस तरीके से बढ़ जाएगा। बट मक्का को फुलाने के बाद वो हमेशा अपने ही शेप में रहेगा। उसको आप बीज से तोड़ सकते हैं, इधर से तोड़ सकते हैं, लेकिन ये बटेगा नहीं, है ना। तो इस जो नहीं बटेगा वो एक बीजपत्री होगा और जो बट जाएगा वो 2 बीजपत्री होगा। इसका एग्जाम्पल आप काजू भी ले सकते हैं। काजू आपका क्या है, 2 बीजपत्री है। काजू को आप 2 भागों में बांट सकते हैं, है ना। अब चने और मक्का के बीज की संरचना का अवलोकन करें। क्या वो समान है अथवा भिन्न? चलिए समझते हैं। यहाँ फिगर के माध्यम से समझ गए। और ये जो बीज है ये चना है। चना को जब फुला के देख रहे हैं तो अंदर में जो ये आवरण है इसको बीजपत्र बोलते हैं, और इसको बीजावरण बोलते हैं। बीज का बाहर वाला जो भाग होता है वो बीजावरण होता है। आप देखेंगे कि चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त है, 2 भागों में बिल्कुल विभक्त हो गया, देख लिए। प्रत्येक भाग को हम बीजपत्र यानी कि कॉटिलीडन कहा जाता है। कॉटिलीडन। जिन पौधे के बीज में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें हम द्विबीजपत्री यानी कि डाइकॉटिलीडन्स या फिर डाइकॉट कहा जाता है। डाइकॉटिलीडन्स या मतलब डाइकॉट, डाई मतलब 2 होता है, ठीक है, तो 2 बीजपत्री। मक्का के बीज में एक पतला बीजपत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधे को एक बीजपत्री यानी कि मोनोकॉटिलीडन्स यानी मोनोकॉट कहा जाता है, एक बीजपत्री को। इसे भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब पौधे में पत्ती के शिरा विन्यास, जड़ के प्रकार, बीजों में बीजपत्र की संख्या में परस्पर क्या संबंध है, चलिए ये देखते हैं, संबंध को देखते हैं। तो समझिए, जो द्विबीजपत्री पौधा होगा वो जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा, मूसला जड़ तंत्र होगा। कैसा होगा, मूसला जड़ तंत्र। द्विबीजपत्री कैसा होगा, इसको हम लिखेंगे द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। इसमें लिखेंगे कि इसकी जड़ें जो होगी वो जालिका रूपी शिरा विन्यास होगी, ठीक है। जड़ें कहते हैं, इसकी जो पत्ती होगी जालिका रूपी शिरा विन्यास होगी और जड़ जो होगा वो मूसला जड़ तंत्र होगा। वही एक बीजपत्री जो होगा पौधा, उसमें पत्ती कैसा होगा, समांतर शिरा विन्यास, और जड़ कैसा होगा, झखरा जड़ होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपने पौधे के समूह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ा है। आइए अब जंतु के समूह बनाने के विषय में समझते हैं। क्या समझते हैं कि जंतु का समूह कैसे बनाएं। अभी तक हम पेड़ पौधे का समूह बना रहे थे, अब हम जंतु का बनाएंगे। पौधे की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं ना।
क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि ये मांसाहारी है, कैसे कह सकते हैं ये शाकाहारी है, ठीक है, ये गुफा में रहता है, ये घर में रह सकता है, ये पालतू है, ये तो कैसे समझ सकते हैं ये जंगली है? तो आप ऐसी कौन सी विशेषता के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है? आपने पहले ही क्रियाकलाप 2.3 में जंतु के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए हैं। आइए इनमें से कुछ का विस्तार से चर्चा करें कि जंतु में विभिन्नता हम किस आधार पर देखे हैं। तो आपने क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतु की गति को अंकित किया था। बिल्कुल, आपने संभवतः ये देखा था कि अन्य जंतु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करें। अनेक जीव जंतु को दिखाया गया है 2.7 में, ये फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखे गए अन्य जंतुओं को भी इसमें जोड़कर विविध प्रकार के जीव जंतु पर एक पोस्टर बना सकते हैं। चित्र 2.7 को देखकर ये बताने का प्रयास करें कि जंतु द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं कि कौन सा जंतु किस अंग का इस्तेमाल करता है चलने के लिए, ठीक है। मछली जो होती है वो अपने पंख का इस्तेमाल करती है, मछली अपने पंख का। गाय जो होती है वो क्या करती है, अपने पैर का इस्तेमाल करती है। चींटी की बात करें तो ये अपने पाद का इस्तेमाल करती है। जो सांप होती है वो रेंगता है, सांप रेंगता है ना। मेढक अपने पैर का इस्तेमाल करता है। तो मतलब अलग अलग जो जानवर हैं वो गति करने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन जंतुओं की तालिका 2.5 में सूचीबद्ध करें। इन जंतुओं में गति करने के तरीकों को देखें और उनके चलने के लिए उपयोग किए जाने वाले शरीर के अंगों के नाम बताएं। तालिका 2.5 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, चलिए देखते हैं। जो चींटी होता है, चींटी वो टांग से गति करता है। बकरी चलता और कूदता है टांगे से। कबूतर उड़ता है पंख के माध्यम से। मक्खी चलना और उड़ना दोनों, पैर और पंख दोनों का इस्तेमाल करता है। मछली पंख का इस्तेमाल करता है ना। मेढक पैर का इस्तेमाल करता है, मेढक। तो ये आपका अलग अलग जंतुओं का जो है गति करने का तरीका अलग अलग है। 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है। हाँ, अलग अलग प्रकार की गति होती है। कोई रेंगता है, कोई दौड़ता है, कोई कूदता है, कोई उड़ता है ना। जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद या फांद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इनके पास पंख, पैर और दूसरे अंग हो सकते हैं जो इन्हें चलने में सहायता करता है। चित्र तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना। हम जंतु को उनकी गति के आधार पर समूह में कैसे बांट सकते हैं? कैसे बांट सकते हैं? तो आराम से बांट सकते हैं। उनकी आकृति के आधार पर, आकार, संरचना, रंग, ये सभी के आधार पर, ठीक है। यानी कि अन्य विशेषताओं में वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें से कुछ विशेषता का उपयोग विभिन्न प्रकार से जंतु के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधे की भांति ही जंतुओं के समूह बनाना उनकी विविधता को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण है। दिया है कि वैज्ञानिक से परिचय ये जानकी अमाल है 1897 से लेकर 1984 तक। ये जो थे एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थे, बॉटनी से थे, जो कि पर्यावरण संबंधित कार्य के प्रति समर्पित थे। ये पर्यावरण संबंधित कार्य करते थे। उन्होंने भारत के पौधे की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे आप नोट कर सकते हैं। जानकी अम्माल साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में जीके का प्रश्न बन सकता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में पौधे की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की। अब हम समझते हैं कि साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन क्या था। तो ये केरल के पालक्काड जनपद में एक जंगल की वास्तविक कहानी है। केरल के पालक्काड जनपद में यह अछूत सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में आपसे पूछ सकता है कि साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो जैव विविधता से, ठीक है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आमजनों द्वारा चलाए गए अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगलों के आसपास भी नहीं रहते थे। ये संघर्ष कुत्तीपुरा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध
10 वर्ष तक जारी रहा। कितना? 10 वर्ष तक चला। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादक को पत्र, समाचार पत्र में लेख, सेमिनार और अंत में न्यायालय में याचिकाएं और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। इस प्रकार ये आंदोलन साइलेंट वैली बचाओ में सफल रहा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु विभिन्न परिवेश में संभवतः अपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेश में रहते हैं। बिल्कुल, अपने तालिका 2.5 में जीव जंतु की गति को भी अंकित किया। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? बिल्कुल करती है। जो मछली है, मछली क्या करती है? पानी में रहती है तो उसको उड़ना पड़ता है। पानी में वो क्या करती है? अपने पंख की सहायता से तैरती है ना, अपने पंख की सहायता से। वही बकरी स्थल पे रहती है तो अपने पैर की सहायता से चलती है। जो मछली के पंख होते हैं ना, इसको कहा गया है फिन। क्या कहते हैं? इसको फिन कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है। जल में गति करने के लिए इनके पास धारा रेखित, इनका जो शरीर होता है वो धारा रेखित होता है, यानी कि स्ट्रीमलाइंड, और शरीर और पंख यानी फिन होते हैं। बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है और टांगे की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, है ना। आकृति आकार दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। आइए तुलना और विश्लेषण करें। तालिका 2.6 को देखें और श्याम पट पर उसके जैसे एक तालिका बनाएं। अब उन पौधे और जंतुओं के नाम सूची में बनाएं जिन्हें आप या आपके सहपाठियों ने इन स्थान पर देखा अथवा जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप और उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। कुछ उदाहरण दिया गया, आप जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊंट जो है वो कहाँ रहता है? मरुस्थलीय जगह पे ऊंट देखने को मिलता है। ठीक है। पर्वतीय वृक्ष कौन? देवदार का वृक्ष पर्वतीय वृक्ष है। मछली कहाँ मिलेगी? नदी, जहाँ पे जल होगा उसी में मिलेगी ना, तो महासागर में। शेर जंगल में, है ना। आप और भी कुछ विभिन्नताएं यहाँ पे सर्च करके लिख सकते हैं। विभिन्न क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु और पौधे के संबंध में आपके क्या अवलोकनों हैं? क्या अवलोकन है? आप खुद से ये चीज़ थिंक कर सकते हैं। आपने अवलोकन पर सहपाठियों के साथ चर्चा करें। तालिका 2.6 इसकी बात कर रहा है। देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं से भिन्न है ना, भिन्न। चलिए हम समझते हैं। देखिए, मरुस्थल में मोटे और मांसल तने युक्त नागफनी का पौधा, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में उगता है नागफनी। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया, किसको? एलेक्स को याद आया कि राजस्थान के मरुस्थल में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी पौधे को देखा है। मांसल। माया बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार के वृक्षों को देखा। किसका? देवदार, हिमालयी क्षेत्र में। साथ ही उसने यह भी बताया कि ये वृक्ष शाक्वाकार होते हैं। शाक्वाकार होते हैं, इनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती है। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न हैं। आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों। मतलब ये अलग अलग जगह पे पाए जाने वाला पौधा भी अलग अलग शारीरिक रूप से भी ये भिन्न है। क्यों है? इसका क्या कारण है, इसे समझते हैं। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है, हम इस चीज को समझते हैं। क्या होता है? देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पे जल उपलब्ध नहीं रहता है ना, बहुत कम जल उपलब्ध रहता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म, रात्रि में अत्यधिक ठंडा होता है। इसीलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय में अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय में अत्यधिक ठंड वाली परिस्थिति में रह सकते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे जैसा मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ के जानवर भी होते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे भी होते हैं। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ पे जल बहुत कम उपलब्ध रहता है और शुष्क मरुस्थल में दिन में अत्यधिक गर्मी रहता है, रात ठंडी रहता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ होगा, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे जंतु मिलेंगे, वो ऐसे मिलेंगे जो गर्मी भी सह सकते हैं। दिन के समय में अधिक गर्मी को सह सकते हैं और रात्रि में ठंडे को सह सकते हैं। तो ऐसे ही जानवर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे के मांसल तने जल को संग्रहित कर सकते हैं और उन स्थानों की गर्म परिस्थिति को सहन करने में पौधे की ये सहायता भी करते हैं। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्र में प्रायः हिमपात होता है।
कहाँ हिमपात होता है, जैसे कश्मीर वगैरह में देख लीजिए। ऐसी परिस्थिति में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्ष की बनावट ऐसी होती है, उन पर बर्फ टिकती नहीं है बल्कि आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्ष शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती है। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों की जैव विविधता भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊंट और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊंट, इन दोनों में भी डिफरेंस है। कैसे? देखिए, जो राजस्थान के ऊंट होंगे, इन दोनों जंतुओं में अंतर क्या दिखाई देता है, यहाँ पे देखिए। ये है राजस्थान के गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट और ये है लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में रहने वाला ऊंट। इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं कि कुबर इसका कैसा है, इसका पैर देखिए, इसका जो छाल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसके बॉडी पे जो बाल होता है वो देखिए, इसमें ज़्यादा बाल है, इसमें कम है ना। तो ये चीज़ को आप समझेंगे यहाँ पे। तो गर्म मरुस्थल में जो है, ये गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल के ऊँट के पैर लंबे होते हैं, ऊँट के पैर लंबे हैं, इसके छोटे हैं, जिनमें चौड़े खूर होते हैं। एलेक्स ने साझा किया कि उनकी दादी ने उसे बताया था कि ऊँट के लंबे पैर, चौड़े खूर ऊँटों को रेतीले मरुस्थल की रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करता है, क्योंकि यहाँ पे बालू होता है। इनका पैर बालू पे धंसे नहीं, वो आराम से चल सके, इसलिए इनका पैर गद्देदार वगैरह होता है। दूसरी ओर वही अगर हम ठंडे मरुस्थल की बात करें, ठंडे मरुस्थल के ऊँट की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल के ऊँटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडी पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्र में आसानी से चलने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। ठीक है। अब मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता है। जो मरुस्थलीय परिस्थिति है, यहाँ पे भोजन सही से नहीं मिलता है। ऊँट अपने कुबर में भोजन संचित करते हैं। गर्म मरुस्थल के ऊँटों में एक कुबर होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायता होता है। ठंडे मरुस्थल के ऊँटों में 2 कुबर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस, है ना। इसमें 1 कुबर है, यहाँ पे 2 कुबर है। ये सिर्फ पानी संचित करता है, लेकिन ये भोजन और पानी दोनों को करता है। यहाँ पे देखिएगा, ठंडे मरुस्थल के ऊँट में 2 कुबर होते हैं। ये दोनों कुबर सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं। क्यों छोटे होते हैं दोनों कुबर सर्दी में? क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता है और उस समय उन्हें कुबर में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है ना। उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक बाल होते हैं, जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उनको जीवित रहने में सहायता करते हैं। मरुस्थल में ऊँटों को जीवित रहने में कौन सी अन्य विशेषताएं सहायक हो सकती है? और भी अन्य कोई विशेषताएं हैं जो उसे जीवित रहने में सहायक होती है। बात करते हैं, कक्षा के अन्य विद्यार्थी ने भी अपने अवलोकन को साझा करना आरंभ कर दिया। राजस्थान के रहने वाली काशी ने कहा कि ऊँट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं। क्यों कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं? उनका गोबर सूखा होता है। क्यों सूखा होता है? उन्हें पसीना भी नहीं आता है। जो गर्म मरुस्थल में रहने वाले ऊँट होते हैं, चूँकि ऊँट अपने शरीर से अधिक पानी का त्याग नहीं करते हैं, इसीलिए बिना जल पिए भी वो कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। माया ने नीलगिरी के 16 वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांस मतलब रोडेड्रॉन के विषय में बताया। ये है, देख सकते हैं। उसने बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है, उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वो पहाड़ की चोटी पर तेजी हवाओं में भी जीवित रह सके। जो पहाड़ पे तेज से हवा चलती है उसमें जीवित रह सके। सिक्किम की रहने वाली पेमा ने बताया कि उसने पास के पहाड़ में बुरांस के लंबे पौधे देखे हैं। बुरांस के लंबे पौधे, इसीलिए भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। सागर जो है वो अपने सहपाठी यानी दोस्त से बताता है कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया था। उसने महासागर में विशाल वेल और रंगीन मछली को देखा। उसके पिता ने बस समझाया था कि मछलियां का धारा रेखित शरीर उनके लिए जल में तैरना आसान बनाता है। मछली का शरीर धारा रेखी होता है, जिससे वो जल में आसानी से तैर सकता है। तो हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतु की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती है, मतलब एक अलग ही विशेषताएं होती है जो उन्हें वहां पे जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है।
और ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधे और जंतु को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। देवदार के पेड़ का आकार और बुरांश की ऊंचाई ऐसे अनुकूलन है जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। देवदार के पेड़ का आकार और बुरांश की ऊंचाई ऐसे अनुकूलन है जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। वो स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उन्हें उनका आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? आवास। उदाहरण के लिए समुद्री कछुआ का आवास समुद्र या महासागर, ऊंट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल, बुरांश का आवास पर्वतीय क्षेत्र, पौधे और जीव जंतु का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकता प्रदान करता है ना। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या? तो प्रश्न पूछ सकता है कि किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? तो आवास का है। अब हम सलीम अली के बारे में पढ़ते हैं। सलीम अली 1896 से 1987। इन्होंने क्या किया कि पक्षियों में विविधता का अवलोकन किया। सलीम अली पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने सभी पक्षी की एक सूची तैयार किया, उनके यात्रा मार्ग और आवास का भी प्रलेखन किया। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्र को अंकित किया, उन क्षेत्रों के संरक्षण के उपाय भी किए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है। केवलादेव, रंगनतिट्टी पक्षी अभयारण्य, मांडा कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्र के उदाहरण हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला भी लिखी है, 10 खंड की। और भारत का पक्षी पुरुष यानी कि वर्ल्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। उनके योगदान के लिए 1976 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था सलीम अली को। आप किन किन विधियों से पौधे और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं? एक विधि तो ये है कि जो थल में रहते हैं और जो जल में रहते हैं उनके आधार पर आप समूह बना सकते हैं। थल में रहने वाले पौधे और जंतु के आवास को थलीय आवास कहते हैं, मतलब जो जमीन पे रहते हैं उन्हें थलीय आवास कहते हैं। जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, ये सभी थलीय आवास के उदाहरण हैं। जल में रहने वाले पौधे और जंतु के आवास को हम जलीय आवास कहते हैं। तालाब, झील, नदियाँ, महासागर जलीय आवास के उदाहरण हैं। मेढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल में भी रहते हैं, इसे हम उभयचर कहते हैं। उभयचर एग्जाम्पल कौन है? मेढक। यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? यदि किसी पौधे और जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाएगा, यदि बकरी को खाने के लिए घास नहीं मिलेगा, मछली बिना जल के जीवित नहीं रह सकती है, तो ऑब्वियसली सब नष्ट हो जाएगा, है ना। अपने माता पिता, दादा दादी, पड़ोसी से उन पौधे, पक्षी, कीट अथवा ऐसे अन्य जंतु के बारे में जाने जिन्हें वो बचपन में प्रायः देखते थे लेकिन अब वो कम दिखाई देते हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं, है ना। आवास नष्ट होने से ये गायब हो जाते हैं। पौधे और जंतुओं के आवास की क्षति से वो अपने घर, भोजन और अन्य संसाधन से वंचित हो जाते हैं और इससे क्या होता है कि जैव विविधता में हानि होती है। क्या होती है? जैव विविधता में हानि होती है। भारत में बंगाल बाघ, चीता, गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसकी संख्या मानवीय गतिविधि के कारण जो है, क्योंकि लोग जंगल को काट के क्या कर रहे हैं? फर्नीचर का इस्तेमाल करते हैं, घर बनाते हैं, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, तो इससे क्या घटती है इसकी संख्या। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजना आरंभ किया। जैसे उसमें से एक परियोजना है बंगाल टाइगर की घटती संख्या। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट, इसको टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं, 1973 में शुरू हुआ। चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना जो है प्रारंभ किया गया। और इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य में गोडावन के आवासों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। गोडावन के आवास को क्या? संरक्षित क्षेत्र। अब है परंपरागत रूप से संरक्षित वन, जिसको पवित्र उपवन बोलते हैं या फिर सेग्रेड ग्रोव्स बोलते हैं। पश्चिमी घाट का है ये। तो पवित्र उपवन क्या होता है? पवित्र उपवन वो आवंटित वन क्षेत्र है जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक होते हैं। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधि पौधे समेत विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं का घर भी होता है। मतलब यहाँ पे औषधि पौधे भी होते हैं और जीव जंतुओं का घर भी होता है। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। यहाँ पे जो स्थानीय समुदाय होते हैं वो इसका देखरेख करते हैं। यहाँ किसी को भी किसी जीव जंतु को हानि पहुँचाने, पेड़ काटने या फिर क्षेत्र को क्षति पहुँचाने की अनुमति नहीं है।
इस प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है। आप अपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के विषय में पता लगाएं कि आपके आसपास कहाँ पे पवित्र उपवन हैं। हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि पौधे और जंतु बचे रह सके और फलते फूलते रहे। ये जैव विविधता चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम प्रमुख शब्द को देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन के बारे में पढ़े थे, तो समझ लीजिए क्या होता है कि जो पौधे और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। जो पौधे और जंतु के किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। उभयचर होता है, जो जल और स्थल दोनों पर रहता है उसको उभयचर कहते हैं। जल में रहने वाले को जलीय कहते हैं। जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतु की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। बीज पत्र क्या होता है? अभी हम पढ़े थे कि जो दो बीज पत्री होती है उसके बीज आवरण के अंदर जो होता है इस टाइप का, उसे हम बीज पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। द्विबीजपत्री क्या होता है? तो ऐसा बीज जिसको आप क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, जिसके दो आवरण होते हैं, उसको हम द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। झखरा रेशेदार जड़। अब हम समझते हैं कि झखरा रेशेदार क्या होता है। तो झखरा रेशेदार क्या होगा? जिसकी जड़ें क्या होगी कि एक इसे गुच्छा के रूप में निकलता है, उसको झखरा रेशेदार कहते हैं। और इसकी जो पत्तियां होती है वो समांतर शिराविन्यास होती है। कैसी होती है? समांतर शिराविन्यास की जो सुविधा देता है उसको हम आवास कहते हैं। साग आप समझ रहे होंगे कि साग किसे कह रहे थे, तीनों को हम समझे थे। साग वो पौधा होता है जिसका तना कमजोर होता है, आकार छोटा होता है, हरे होते हैं, उसे साग कहते हैं। जालिका रूपी शिराविन्यास जो होता है, इसकी पत्तियां कैसी होती है? इसकी ये पत्तियां होती है जालिका रूपी शिराविन्यास वाली, और मूसलाजर होता है, और ये होता है एक बीजपत्री। कैसा होता है? एक बीजपत्री होता है। और झखरा आपका द्विबीजपत्री पौधा होता है। पवित्र उपवन जहाँ पे कि क्या होता है कि यहाँ पे जीव होते हैं, मतलब जो भी जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो संरक्षित होते हैं, सुरक्षित होते हैं, इससे कोई हानि नहीं पहुँचाया जाता है। वहाँ के जो लोकल समुदाय के लोग होते हैं इसकी देख रेख करते हैं, उसे हम पवित्र उपवन कहते हैं। झाड़ियाँ आप समझ गए होंगे। झाड़ियाँ क्या होता है? तो झाड़ियाँ की बात करें तो वृक्ष ऊंचा होता, मतलब झाड़ी जो होता है ये ऊंचा नहीं होता है, तना कठोर होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कठोर होता है, वृक्ष से कम होता है ना। जैसे गुलाब का पेड़ आप लिए थे एग्जाम्पल में। मूसलाजर भी समझ गए। मूसलाजर क्या होता है? तो झखरा जड़ और मूसलाजर को हम समझे थे कि एक मेन जड़ से जो अलग अलग जड़ निकलता है उसको मूसलाजर कहते हैं, और मूसलाजर का जो पत्ती होता है वो जालिका रूपी शिराविन्यास होता है, और ये द्विबीजपत्री होता है। कैसा होता है? द्विबीजपत्री होता है। ठीक है। थल, जो स्थल पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, उसको स्थल कहते हैं। वृक्ष हम समझ गए कि वृक्ष क्या होता है? जो बहुत ऊंचे होते हैं, तना मोटा होता है, कठोर भूरे रंग का काष्ठीय पौधा होता है। समझ गए। शिराविन्यास, पत्ती में जो पतला पतला रेशा होता है, इस तरीके से बना होता है, उसको हम शिराविन्यास कहते हैं, है ना। उसको शिराविन्यास कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए इसको सारांश को पढ़ लेते हैं। हम विविध प्रकार के पौधे और जीव जंतु से घिरे हुए हैं, है ना। पौधे और जंतुओं की ऐसी विविधता जैव विविधता का एक भाग है। पौधे और जंतु के समूह उनके बीच समानता और भिन्नता के आधार पर बनाए जा सकते हैं। पौधे और जंतु को हम अलग कर सकते हैं उनके समानता और भिन्नता के आधार पर। पौधे में जड़, तना, फूल, पत्ती इत्यादि से संबंधित विशेषता के आधार पर भी समानता और भिन्नता होती है। पौधे और जंतु को उनकी समान विशेषता के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने की विधि को समूहन भी कहा जाता है। पौधे की उनकी ऊंचाई, तने के प्रकार, शाखाओं के पैटर्न के आधार पर शाख, झाड़ी, वृक्ष के रूप में समूह बनाया जाता है। पौधे के उनके बीच में बीज पत्रों की संख्या के आधार पर द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधे के रूप में समूह बनाया जा सकता है। एक बीजपत्री पौधे सामान्यतः अपनी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास प्रदर्शित करते हैं। एक बीजपत्री झखरा जड़ यानी रेशेदार जड़ें पाई जाती है, वही जबकि द्विबीजपत्री पौधा जो होता है इसकी पत्तियां जालिका रूपी शिराविन्यास को दर्शाती है और जड़ें मूसला होती है। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति पाई जाती है। गति के प्रकार के आधार पर उनके समूह बनाए जा सकते हैं। विभिन्न क्षेत्र की जैव विविधता भिन्न पर्यावरण परिस्थिति के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है।
जंतु और जंतुओं को किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए सक्षम बनाने वाली विशिष्ट विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन पौधे और जंतु को किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने में जो सक्षम बनाती है, वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उन्हें आवास कहते हैं। आवास के आधार पर जंतु और पौधों को थलीय और जलीय रूप में बनाया गया है। समूह। आवास की क्षति से जैव विविधता की हानि होती है, क्योंकि पौधे और जंतु अपने निवास, भोजन और अन्य संसाधन से वंचित हो जाते हैं। हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए, ताकि पौधे और जंतु बचे रहें और फलते फूलते रहें। तो ये हम समझ गए, ठीक है। अब चलिए हम इससे रिलेटेड हम शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यू को फटाफट जो है वो कर लेते हैं। तो ये है आपका नोट्स जो फटाफट हम देखेंगे। सबसे पहले जीव जगत पे विविधता से संबंधित। सबसे पहले हम विविधता समझते हैं कि विविधता क्या है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों की अलग अलग प्रकार की बनावट, आकार, रंग, भोजन और आवास में अंतर को हम विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों की अलग अलग प्रकार के बनावट, आकार, रंग, भोजन और आवास के अंतर को हम विविधता कहते हैं। समझ गए। कुछ जीव बहुत छोटे जैसे जीवाणु होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं जैसे हाथी। अब है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण हम क्या कर सकते हैं, समान गुण वाले जीवों को समूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण से जीव का अध्ययन आसान हो जाता है। पादप का वर्गीकरण जो हम करेंगे वो आकार के आधार पर करेंगे। आकार के आधार पर सबसे पहले शाख, झाड़ी और वृक्ष होता है। तो शाख जो होता है, हर्ब्स बोलते हैं, ये छोटे और नरम होते हैं। जैसे पालक ले लीजिए, पालक हो गया, टमाटर का पौधा ले लीजिए, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा। झाड़ी में बात करें तो इसका ये जो होता है वो मध्यम आकार का होता है, तना इसका कठोर होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप गुलाब ले सकते हैं। वृक्ष यानी ट्री की बात करते हैं तो ये बड़े होते हैं, इसका तना बहुत मजबूत होता है, इसका जो लकड़ी होता है वो काष्ठीय होता है, जैसे आम का, शीशम का, ये सभी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आवास के आधार पर। आवास के आधार पर अगर हम बात करें तो स्थलीय होता है और एक होता है जलीय। स्थलीय जो होता है वो भूमि पर उगते हैं, उसको हम स्थलीय कहते हैं, जैसे आम और नीम जो भूमि पर हुआ। और जो जल में होता है, एक्वेटिक प्लांट, उसी को बोलते हैं जलीय पादप, जो पानी में उगता है, जैसे कमल पानी में उगता है, जलकुंभी पानी में होता है। अब है जंतु का वर्गीकरण। जंतु का वर्गीकरण भी हम उसके आवास के आधार पर कर सकते हैं। जंतु का वर्गीकरण हम उसके आवास के आधार पर कर सकते हैं, स्थलीय और जलीय, ठीक है। तो भूमि पर रहने वाले जैसे शेर वगैरह हो गया, भूमि पर रहता है, शेर हो गया, हाथी हो गया, ये सभी भूमि पर रहता है। जलीय जो पानी में रहता है, जलीय हो गया, मछली वगैरह हो गया। उभयचर जो स्थल और जल दोनों पर रहता है, एग्जाम्पल मेढक हो जाएगा। वृक्षवासी जो वृक्ष पे रहता है, पेड़ पर रहने वाला वृक्षवासी हो जाएगा, जैसे बंदर ले लीजिए। वायुवासी जो हवा में उड़ता है, जैसे चील वगैरह हो गया। उसी तरीके से रीढ़ की हड्डी के आधार पर भी आप डिफरेंट देख सकते हैं। रीढ़ की हड्डी के आधार पर तो कशेरुकी होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे मानव, गाय, सब कशेरुकी हो गया। अकशेरुकी में आपका जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जैसे केचुआ वगैरह हो गया, ठीक है। अब है आवास और अनुकूलन को देखिए। आवास क्या होता है, तो जिस स्थान पर कोई जीव रहता है उसका वो आवास हो जाता है। जैसे ऊँट रेगिस्तान में, मछली जल में, हम लोग घर में रहते हैं, तो ये हमारा आवास हो गया। अब है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, तो जीवों का अपने वातावरण के अनुसार ढल जाना अनुकूलन कहलाता है। जीव अपने वातावरण के अनुसार ढल जाता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे कि ऊँट की लंबी टांग और कुबर रेगिस्तान के लिए अनुकूलन है ना। अब हम चलते हैं, वर्गीकरण से अध्ययन सरल होता है। पादप को शाख, झाड़ी, वृक्ष में बांटा जाता है। जंतु को कशेरुकी और अकशेरुकी में बांटा जाता है। अनुकूलन जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। अब हम फटाफट कुछ एमसीक्यू को देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले निम्न में कौन शाक है, आम, गुलाब, पालक और नीम। तो एग्जाम आंसर हो जाएगा पालक। पालक आपका क्या है, शाक का पौधा है। मेढक किस श्रेणी में आता है, तो मेढक आपका उभयचर श्रेणी में आता है। जिन जीव में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे अकशेरुकी कहते हैं। जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगी उसे अकशेरुकी कहेंगे। कमल किस प्रकार का पादप है, कमल जलीय है, कमल जलीय है। ऊँट का कुबर किसका उदाहरण है, तो ऊँट का कुबर अनुकूलन का उदाहरण है। किसका, अनुकूलन का। बंदर किस प्रकार का जंतु है, तो बंदर आपका वृक्षवासी है। विविधता का अर्थ है, विविधता का अर्थ होता है भिन्नता। क्या होता है, भिन्नता। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर पूरा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अगर वीडियो इस तरीके से आपको पसंद आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। अगला वीडियो हम कंटिन्यू रखेंगे और इसमें कुछ ऐड करना हो तो आप ये भी बता दीजिएगा कि थोड़ा सा आप इम्प्रूवमेंट क्या करना है इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।